सा सुना है, वसुधैव कुटुंबकम। और एक चीज़ हमेशा कही जाती है कि मानवता का पाठ पढ़ाने का दावा। तो देखिए, मुझे आश्चर्य होता है कि वसुधैव कुटुंबकम का दम भरने वाली जो हमारी संस्कृति और समाज है, दुनिया को, देश ही नहीं दुनिया को मानवता का पाठ पढ़ाने का दावा करने वाला जो हमारी संस्कृति है और समाज है, क्या वो ऐसे दावे किस आधार पर करता रहा है? क्या आधार है उसके इन दावों का? मुझे तो लगता है जैसे वो आंखों में पट्टी बांधा हो, और सिर्फ आंखों में ही पट्टी नहीं, आंखों में पट्टी बांधने के साथ साथ दिलो दिमाग में भी अपने पट्टी बांध कर ही ऐसे दावे कर सकता है। अन्यथा जो सांस्कृतिक समाज अपनी आधी आबादी को हाशिए पे डाल यत् नार्यस्त पूजनते रबनते तत्व देवता का गान करता रहा हो, आखिर वह दम नहीं तो क्या हो सकता है? जो समाज अपने मानव समाज को जातियों के पदानुक्रम में बांट मानव मानव में भेद करता रहा हो, वो क्या है? तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि जो हमारा ढांचा है वो विभेदीकरण, भेद में बटा हुआ है। तो साथ साथ आप देखिए आप कि इस तरह से हम देखते हैं तो सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं कि मानव मानव समाज में हमने भेद किया। तो आखिर आप देखिए कि अगर आप दोनों चीज़ देखें तो क्या ये खुली आंखों से संभव था? जो ये विभेद है ये खुली आंखों से मुझे तो नहीं लगता किसी भी स्थिति में संभव है। दोनों स्थिति में अगर यदि इसका जवाब हाँ है या ना है, दोनों स्थितियों में हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ बेहाई है, निर्लजता है, अमानवीयता है। अब देखिए, जब तक सामाजिक समूह, समाज के अलग अलग समूहों में, सामुदायिक समूहों में जब तक शिक्षा नहीं पहुंची थी, तब तक ये सारे दावे, वसुधैव कुटुंबकम, मानवता की शिक्षा, ये सारे दावे दबे छुपे चलते चले आ रहे थे। किंतु अब जब समाज के अलग अलग हिस्से शिक्षा से जुड़ गए हैं, उनके बीच शिक्षा पहुंच गई है, वैसे ही सारे के सारे दावे स्वयं अपने आप भरभरा कर डह रहे हैं, स्वयं डह रहे हैं। आप देखें तो आज वर्तमान दौर पे अगर हम देखें तो वर्तमान दौर हाशिए के समुदायों को संघर्ष का दौर है, स्पष्ट तौर पर। आप देखिए, आप तो भारतीय समाज को हम और बृहद तरीके से देखें तो भारतीय समाज विभिन्न प्रकार के समूहों से मिलकर बना हुआ है, जैसे जातीय समूह, धार्मिक समूह, भाषाई समूह, क्षेत्रीय समूह इत्यादि इत्यादि तरह के समूहों से मिलकर बना हुआ है। इसलिए जब आज़ादी मिली हमको, तो एक संविधान का जब निर्माण हम कि कैसे हमारा देश चलेगा, जब इस पर बात होना शुरू हुई, तो जो हमारा संविधान का निर्माण किया गया, उस संविधान का निर्माण भी इस विविधता को केंद्र में रख कर किया गया कि ये विविधता हमारी बनी रहे, इसको कैसे सुरक्षित रखा जाए, उसको ध्यान में रखते हुए किया गया। लेकिन मैं अब तक इस बात को सही से समझ नहीं पाया हूँ कि आखिर हम लोगों ने कागजी तौर पर ही क्या इन चीज़ों को किया। अगर आप देखें तो एक संविधान की प्रस्तावना में एक शब्द आता है धर्मनिरपेक्षता का, और आज के अगर माहौल को देखें तो आपको सिर्फ ये मजाक लगेगा। कम से कम व्यक्तिगत मेरी राय तो यही है। अब देखिए, जो संविधान का समानता का उद्देश्य था, उसको सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रकार के भेदभावों को अवैध करार दिया गया। अब वो क्या थे भेदभाव? किन चीज़ों को अवैध करार दिया गया? भाई कि किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, किसी के साथ मूल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, और जन्म स्थान के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्या ये सही है? ऐसा क्या वास्तव में हुआ है, या सिर्फ कागजी ही ये चीज़ें रह गईं, हकीकत में नहीं तब्दील हो पाया? आप देखें तो इसका एक एटलीस्ट करंट उदाहरण आपको मिलेगा, जो ट्रांसजेंडर बिल 2016-18 में आपको देखने को मिलेगा। ट्रांसजेंडर बिल 2016-18 में एक कानून बनाया गया, वो है बलात्कार के संबंध में। बलात्कार के संबंध में कानून ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी ट्रांस वीमेन के साथ या ट्रांस पर्सन के साथ बलात्कार करता है तो उसको इस अपराध की सज़ा 2 साल है दी जाती है। लेकिन अगर वही व्यक्ति किसी औरत के साथ, वीमेन के साथ अपराध करता है
तो उसकी सज़ा दूसरी है, ज़्यादा है। तो ये क्या था? अब आप सोचिए कि जो संविधान समानता की बात करता है, उसी संविधान की संसद में बैठे माननीय संविधान का ट्रांसजेंडर बिल के संबंध में ऐसा मखौल उड़ाते हैं। तो हम लोग संवैधानिक स्तर, संवैधानिक संस्थानों पे बैठ के भेदभाव कर रहे हैं, करते आ रहे हैं। हम किस आधार पर कह सकते हैं कि आज ट्रांसजेंडर के लिए हम बहुत अच्छा सोच रहे हैं, या हम किस आधार पे जो सोच रहे हैं वो सही है और कितना सही है? हम ट्रांसजेंडर बिल पारित कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम भेदभाव नहीं छोड़ पा रहे हैं। क्या ये पुरुष, क्या जो ये सुधार की प्रक्रिया चल रही है, ये संशोधन की प्रक्रिया चल रही है, क्या ये पुरुषवादी मानसिकता से उबर नहीं पा रही है? आप देखें तो भारत के संदर्भ में एक चीज़ कहूँगा कि हम नवजागरण की तरफ चले जाएं तो हमेशा भारत में सुधार प्रक्रिया चली, यहाँ कभी भी परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं चली। एक सबसे बड़ी समस्या रही है, चाहे वो दलित के संबंध में हो, चाहे स्त्री के संबंध में हो, चाहे आदिवासी के संबंध में हो। यहाँ परिवर्तन की प्रक्रिया कभी नहीं चली, हमेशा सुधार की प्रक्रिया चल रही है। और आज भी ट्रांसजेंडर के संबंध में जब हम देखते हैं, थर्ड जेंडर के संबंध में देखते हैं, तो हमको यही चीज़ नज़र आती है कि अभी भी हम सुधारवादी मानसिकता में चल रहे हैं। और सुधारवादी मानसिकता हमारी पुरुषवादी मानसिकता के नीचे दबी हुई है, क्योंकि अभी भी जो लीडिंग पोजीशन में है वो पुरुष है और पुरुषवादी मानसिकता ही कार्य कर रही है। यही वजह है कि आज भी हम जो ट्रांसजेंडर की बात करते हैं, अब आप सोचने वाली बात है कि ट्रांसजेंडर, सुप्रीम कोर्ट 2014 में थर्ड जेंडर की एक मान्यता प्रदान करता है, और 2020 है, और हम एक मुकम्मल ट्रांसजेंडर बिल नहीं ला पाते हैं। संसद में ट्रांसजेंडर बिल पारित होता है, 2016 में बनता है, 2018 में पेश होता है, और उस पर थर्ड जेंडर समुदाय उस पर विरोध जताता है। राज्यसभा में जाता है तब भी विरोध जताता है। मैं स्वयं दिल्ली में हुए इसके आंदोलनों में सम्मिलित रहा उस समय, जब ट्रांसजेंडर बिल 2018 में आया था, और तो दिसंबर को महीना था, सर्दी में, तो मैं देखा कि लगातार लोग इसका विरोध जता रहे थे। उसमें कई ऐसे बिंदु थे जो वास्तव में, जैसे सबसे बड़ी बात अपनी पहचान को संकट को था। यानी कि अगर मैं पुरुष हूँ तो स्वाभाविक बात है, मैं कहूँगा कि मैं पुरुष हूँ तो आप मानेंगे कि मैं पुरुष हूँ। कोई स्त्री है, वो कहेगी कि मैं स्त्री हूँ तो आप मानेंगे कि वो स्त्री है। लेकिन अगर कोई ट्रांसजेंडर है, वो कहे मैं ट्रांसजेंडर हूँ, तो हमारी सरकार ये कहती है कि नहीं, आप कहोगे कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ तो हम नहीं मानेंगे कि आप ट्रांसजेंडर हैं। इसके लिए आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, प्रमाण लेना पड़ेगा। तो ऐसी तमाम तरह की चीज़ें थी जो अपने आप दिखता है कि एक पुरुष और स्त्री की अपेक्षा उनको अलग करके रखा गया है। यानी कि हम जब सुधार की भी बात कर रहे हैं, हम उनके उत्थान की बात कर रहे हैं, तब भी हम अपनी पुरुषवादी मानसिकता या भेदभावकारी मानसिकता से स्वतंत्र नहीं हो पा रहे हैं। आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसी व्यवस्था में या ऐसे समय पे इस तरह की सोच के साथ हम कुछ परिवर्तन ला सकते हैं या कुछ हम परिवर्तन कर सकते हैं? आप देखिए, हमने संविधान बनाया और कहा कि भाई सभी लोग बराबर हैं, सभी के लिए कानून बराबर है, सभी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आखिर इस बात में कितनी सच्चाई थी? अब आप देखिए, मैं यहाँ पे सिर्फ ट्रांसजेंडर को इंगित करूँगा, उन्हीं को लूँगा। आप देखिए, अगर ये बात सत्य थी या सत्य है, तो बताइए, एक समुदाय को आज़ादी के बाद 65-67 साल लगे एक अपनी कानूनी पहचान को पाने के लिए, और वो कानूनी पहचान मिली भी तो किस रूप में? थर्ड जेंडर के रूप में। यहाँ मैं थर्ड जेंडर को प्रश्नवाचक चिन्हों से देखकर प्रश्नांकित कर रहा हूँ, और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये ट्रांसजेंडर समुदाय कर रहा है। ये मेरा अधिकार भी नहीं है कोई किसी जो उनको संज्ञा दी गई है उसके साथ मैं उसमें प्रश्न चिन्ह उठाऊँ। वो मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है, वो अधिकार क्षेत्र ट्रांसजेंडर के पास ही है। तो आप देखिए कि खुद वो थर्ड जेंडर, मतलब जो उनको पहचान मिली वो थर्ड जेंडर के रूप में मिली। मैं इस संदर्भ में देखूँ तो कैसे ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर समुदाय इसको प्रश्नांकित कर रहा है। मैं पिछले 4-5 सालों में लगातार भ्रमण में रहा, कई लोगों से मिला, और कई राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इत्यादि कई जगहों पे मेरा ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ मिलना हुआ, और कई लोगों के मैं संपर्क में लगातार रहा। तो मैंने देखा इसमें
कि दो तरह हैं। जो डेरे में रहने वाले में लोग हैं, जो ट्रांसजेंडर हैं, किन्नर हैं, जो हिजड़ा है, वो उसको, और जो एक पढ़ा लिखा वर्ग है इसके अंदर, वो आप देखिए, आज जब हम एक बात कर रहे हैं किसी भी समुदाय के लिए, एक पढ़ा लिखा वर्ग बहुत महत्वपूर्ण रखता है। और अगर पढ़ा लिखा तबका उसके समुदाय में नहीं है तो उसका विमर्श भी नहीं शुरू होता है। आज हम जब जो किन्नर विमर्श या ट्रांसजेंडर विमर्श या थर्ड जेंडर विमर्श की बात कर रहे हैं तो उसके मूल में स्वयं उस समुदाय का पढ़ा लिखा वर्ग ही है। उसी वजह से आज ये विमर्श चल रहा है। अगर इस लड़ाई को कानूनी प्रक्रिया में स्वयं ट्रांसजेंडर वर्ग न लाया होता तो आज ये विमर्श ना चल पाता। तो आप ये जान लीजिए कि ये विमर्श तभी चल पाएगा जब स्वयं यह समुदाय उसका नेतृत्व करेगा। बिना उसके नेतृत्व के और सचेत निगाहबनी के यह विमर्श चल ही नहीं सकता किसी आधार पे। इस वजह से नहीं चल सकता, उसके कारण है। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि अन्य लोग किसी एक बिंदु पर आकर स्थिर नहीं हो सकते हैं। हालांकि हम स्त्री विमर्श या दलित विमर्श के विषय में बात करें तो वहाँ भी अभी स्थिरता नहीं है किसी विषय पर। वहाँ भी अभी कई प्रकार की बहसें हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक बिंदुओं पर ज़्यादातर लोगों की सहमति होती है, या उस पर सभी लोग मानते हैं कि हाँ, ये इस बात पे हम सब सहमत हैं, और उन्हीं बिंदुओं के आधार पर वो विमर्श चलता है। लेकिन ट्रांसजेंडर या किन्नर विमर्श के साथ अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। मैं अब बात कर रहा था थर्ड जेंडर को लेके, तो मैं जब लगातार गया तो मैं आप देखें तो मैं इधर पिछले दिनों सिमरन सिंह से मिला बलिया में, और चंडीगढ़ में मिला मैं धनंजय जी से, और लुधियाना में मैं मोहनी जी से मिला जो लोक अदालत की मेंबर भी हैं, और मैं छत्तीसगढ़ में मिला कंचन जी से, वहाँ की ट्रांसजेंडर वेलफेयर सोसाइटी की वेलफेयर बोर्ड की, जो छत्तीसगढ़ सरकार का है, उसकी मेंबर हैं। इन लोगों से मिला मैंने। सभी से एक मेरा प्रश्न था कि थर्ड जेंडर जो आपकी पहचान मिली है, उससे आप लोग, उसके विषय में आप लोग कुछ कहिए, उससे आप कितना सहमत हैं, असहमत हैं। तो इन सभी ने एक बात कही कि हम लोग निश्चित रूप से हमें एक अवसर तो मिला है, लेकिन कहिए कि हम इससे सहमत हैं तो हम नहीं सहमत हैं। और इसी कड़ी में मैं एक नाम और लेना चाहूँगा। मैं 2019 में सितंबर में लखनऊ में था। महेंद्र भीर जी एक कार्यक्रम आयोजित किए थे, उसमें मीरा परीदा जी से मेरा मिलना हुआ था। मीरा परीदा उड़ीसा से हैं, और वो एक ट्रांसजेंडर, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, और बीजू जनता दल में शायद महिला शाखा में भी हैं, वो राजनीतिक रूप से भी सक्रिय हैं। तो वहाँ पर उनसे जब बातचीत हुई और उन्होंने जब बोलना शुरू किया तो उनका भी सवाल एक स्पष्ट था। उन्होंने एकदम स्पष्ट रूप से उन्हीं के शब्दों में बात कहूँ, उन्होंने कहा कि ठीक है, हमें एक अवसर मिला थर्ड जेंडर के रूप में। उन्होंने अपनी बात यहाँ से शुरू की थी, मुझे याद आ रहा है, उन्होंने बात यहाँ शुरू की थी कि 2019 की बात है। उन्होंने अपनी बात शुरू की कि मेरी उम्र अभी 5 साल की है। उन्होंने कहा बड़ी स्पष्ट, और उन्होंने कहा मेरी उम्र अभी 5 साल की है। 5 साल पहले तो मेरी कोई पहचान ही नहीं थी, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं था। तो अब उन्होंने कहा कि मेरी उम्र 5 साल की है। फिर उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से कि मुझे इससे एक पहचान मिली, मुझे एक अवसर मिला है, लेकिन अगर मैं थर्ड जेंडर हूँ तो मैं यहाँ पर उपस्थित अन्य लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप बताइए कि फिर फर्स्ट और सेकंड जेंडर कौन है। उन्होंने कहा कि अगर मैं थर्ड जेंडर हूँ तो फिर भारत में इक्वलिटी की बात करना बंद करो। उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये सब कुछ अपने थर्ड जेंडर के संबंध में नहीं कह रही हूँ, सिर्फ ये अपने संबंध में नहीं कह रही हूँ सिर्फ। आप इस हाल में बैठे हुए स्त्री पुरुष ही बता दो कि आप में कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है। तो उनका सवाल एकदम वाजिब था, या है, उनका वाजिब प्रश्न है कि भाई हमने पदानुक्रम में फिर बांट दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब ये अलग बहस का विषय है, इसको स्वयं ट्रांसजेंडर इस पर बहस करेंगे। ये एक सवाल है जिस पर हम सबको भी विचार करना चाहिए, लेकिन वो विचार हम उनके विचार के आधार पर ही कर सकते हैं, हम स्वतंत्र रूप से इस पर विचार नहीं कर सकते हैं। अब आप देखिए, इसका हम साहित्य पे अब आए। अब आप देखिए जब हम विमर्श की बात करते हैं तो उसमें एक साहित्य बहुत बड़ा माध्यम होता है, क्योंकि एक बड़ी साहित्य की एक बड़ी प्रचलित परिभाषा है कि साहित्य समाज का दर्पण है। हम सब लोग इस परिभाषा से को जानते हैं, अच्छे से सुनते रहे हैं, और सभी लोग इससे परिचित हैं। अब आप सोचिए कि अगर एक आईना है, एक दर्पण है, उसके सामने से अगर कुछ चीज़ को या कुछ हिस्से को हटा दिया जाए
तो क्या वो दर्पण अपना कार्य सही से करेगा? या कुछ चीज़ों पर पर्दा डाल दिया जाए तो क्या वो दर्पण अपना काम सही से करेगा? निश्चित रूप से नहीं करेगा। असल में अब तक यही होता आ रहा था। अशिक्षा के अभाव के चलते यही हो रहा था। लेकिन अब बदलती हुई परिस्थितियों में हम ये बात कह सकते हैं कि अब ऐसा नहीं है। अब वास्तव में कम से कम भारत के संदर्भ में ये बात कह सकता हूँ दावे के साथ कि अब साहित्य समाज का दर्पण है वाली परिभाषा अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर है। अब हम यहाँ पे साहित्य पे बात करते हैं ट्रांसजेंडर के संबंध में। आप देखिए, हिंदी साहित्य में आज उपन्यासों की अगर हम बात करें तो 19-20 उपन्यास शायद आ चुके हैं, 18-19 उपन्यास आ चुके हैं। 12-13 उपन्यास मैंने भी अभी तक पढ़े हैं इसमें। 12-13 उपन्यास मैंने भी पढ़े हैं। कहानियाँ भी अच्छी खासी संख्या में आ गई हैं। लेकिन यहाँ सवाल इस बात का है कि वो जो साहित्य है, क्या वो वास्तव में विमर्श का साहित्य है या नहीं है? हम किस साहित्य को विमर्श का साहित्य मानेंगे या नहीं मानेंगे? आप देखिए कि 2014 के बाद जिस तरह से हिंदी साहित्य में लगातार धीरे धीरे उपन्यासों का विकास हुआ, उपन्यास लिखे जाने लगे, कहानियाँ लिखे बड़ी तेज़ी के साथ लिखे जा रहे हैं। लेकिन अगर हम दूसरे ढंग से इसको सोचें कि अब तक कोई भी उपन्यास ऐसा नहीं आया है जो पूरे साहित्य जगत को, पूरी हिंदी पट्टी को प्रभावित कर सके और विमर्श पैदा कर सके। अभी तक कोई उपन्यास अब तक ऐसा नहीं आ पाया। हाँ, चित्रा मुदगल जी का उपन्यास आया नाला सोपारा, उसको साहित्य अकादमी भी मिला। निश्चित रूप से यह किन्नर विमर्श के लिए या ट्रांसजेंडर विमर्श के लिए बहुत अच्छा था। लेकिन अब सवाल ये है कि वो उपन्यास क्या वास्तव में विमर्श पैदा किया? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ना ही उस उपन्यास पर बृहद स्तर पे कोई हिंदी पट्टी में चर्चा हुई। सिर्फ चर्चा उसकी कहाँ हुई? उसकी चर्चा सीमित स्तर पर जो इस विषय पर शोधार्थी कार्य कर रहे हैं या जो पत्रिकाएं हैं कुछ, वो इसको रही हैं, वहीं तक इसकी चर्चा सीमित रह गई। ये चर्चा बृहद स्तर पे नहीं हो पाई। अब आप देखें, मैं इस उपन्यास की कुछ कमियों की भी बात करना चाहूँगा। अच्छाइयाँ हम सभी जानते हैं, चित्रा मुदगल जी बड़ी लेखिका हैं, उनकी कलम में ताकत है, वो किसी भी चीज़ को अच्छा और किसी भी स्तर बना सकती हैं। इस उपन्यास के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसका जो पात्र है वो ही सही रूप में ट्रांसजेंडर को पेश नहीं कर पा रहा है, यानी ट्रांसजेंडर के वास्तविक चरित्र को ही नहीं पेश कर पा रहा है। आप देखिए, इसका जो पात्र है वो बचपन में भी उस पर जबरदस्ती दबाव डाला जाता है कि वह अपना किसी भी तरीके से, हेलो, बीच में शायद, हाँ, उस पर जबरदस्ती दबाव डाला जाता है कि वह औरत के कपड़े पहने, लेकिन वो अपने आप को पुरुष की तरह ही फील करता है और पुरुष की तरह ही रहना चाहता है। और आप देखें अगर ट्रांसजेंडर के संबंध में, तो यहाँ पर एक गलत देह होती है, यानी यहाँ पर जो बायोलॉजिकल सेक्स और साइकोलॉजिकल सेक्स होता है वो दोनों अलग अलग होता है। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ पर उसका लिंग विकसित नहीं है। वो एक मेडिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, उसके आधार पर उसको ट्रांसजेंडर बनाया गया। पहली सबसे बड़ी एक कमी ये। अब इसमें एक चीज़ और हो सकती है कि हो सकता है वो पात्र इंटरसेक्स पात्र रहा हो, लेकिन चित्रा मुदगल जी के पूरे उपन्यास को पढ़ने के बाद कहीं भी ऐसा भान तो नहीं होता है कि उनका वह पात्र इंटरसेक्स है, उसका लैंगिक विकास नहीं हुआ है, बस ये है। तो मुझे तो कहीं से भी यह पात्र ट्रांसजेंडर नहीं नज़र आता है, वास्तविक ट्रांसजेंडर नहीं नज़र आता है। तो सबसे बड़ा तथ्यात्मक फॉल्ट तो उस उपन्यास में यही है। हम अगर और साहित्य की भी बात करें, हिंदी साहित्य में जितने अब तक उपन्यास आए हैं, तो देखिए सबसे बड़ी समस्या यही है, इन उपन्यासों में एक कमी है जिसके आधार पर मैं व्यक्तिगत तौर पर इन्हें विमर्श का साहित्य नहीं मान पाता हूँ। वह कमी क्या है कि इनकी शुरुआत होती है एक डेरे से, और जिसमें ट्रांसजेंडर की उम्र कम से कम 25, 30, 35 साल की होती है।
ये उसके बाहरी दुनिया से संघर्ष का दौर होता है। लेकिन ट्रांसजेंडर बनना कब शुरू होता है? एक बच्चा पैदा होता है, उसके बाद उसके ट्रांसजेंडर बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। इन उपन्यासों में वो कहीं आपको नजर नहीं आएगा। यह एक सबसे बड़ी कमी है इन उपन्यासों की। कैसे आप इन्हें विमर्श का साहित्य मानिएगा? आप देखिए, मैं इसको स्पष्ट करता हूँ। अभी तक 2-3 आत्मकथाएं हमारे सामने हिंदी में आई हैं। एक मैं हिजड़ा मैं लक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की, और दूसरी आपके सामने आती है पुरुष तन में फंसा मेरा नारीमन, मानवी बंदोपाध्याय की। ये 2 मेरी पढ़ी हुई है, मैं इन दोनों पे ही बात करूँगा। इनसे और अदर साहित्य में क्या अंतर है? आप देखिए कि इन दोनों आत्मकथाओं पर जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति है उसकी शुरुआत उसके बचपन से हुई है। वहाँ से उसके एक बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। आप देखिए कि एक बच्चा होता है, वो ना पुरुष होता है, ना स्त्री होता है, ना वो ट्रांसजेंडर होता है। वह सिर्फ बच्चा होता है, उसकी कोई समझ नहीं होती। हम लोग भी बच्चे थे, लड़की लड़कों के साथ साथ एक साथ खेलते थे, कोई भेदभाव नहीं था। हालांकि हमें खिलौने अपने जो हमारी सामाजिक पहचान थी उसके आधार पर हमें दिए जाते थे, लेकिन हमारी उस समय कोई एक आइडियोलॉजी नहीं बन पाई थी। हम तय नहीं कर पाए थे कि हम हैं क्या। हम खेल रहे थे, लेकिन जैसे हम 5, 6, 7 साल के हुए, 4, 5 साल के हुए, हमें एकदम पता चला कि नहीं, हम तो लड़के हैं। लड़की को पता चला नहीं, हम तो लड़की हैं। ये प्रक्रिया लगातार समाज हमें सिखा रहा था। तो जब हमें ये पता चला तो हमने अपने आप को एक दिन ओपन किया कि नहीं, मैं लड़का हूँ। मैं कहने लगा, मेरी बात बात पे जैसे मैं कुछ खेलता कूदता, मैं बाद में कहा मैं लड़का हूँ, लड़की कह रही मैं लड़की हूँ। ये चीज़ आई। तो जब ये उम्र आती है एक ट्रांसजेंडर बच्चे की, तब असली समस्या उसके सामने तभी पैदा होती है। वो तब नहीं समझ, वो जब एक लड़का को ये कहने का समय आता है कि मैं लड़का हूँ, और वो ये कह नहीं पा रहा होता है कि मैं लड़का हूँ। उसको लगता है कि नहीं, हूँ तो लड़का जैसा, पहनता भी हूँ सब कुछ ऐसा, लेकिन मैं लड़की हूँ। उसको ऐसा लगता है कि मैं लड़की हूँ। यहीं से उसके अब वो सोचता है कि सब कोई मुझे कह रहा है कि मैं लड़का हूँ, हर व्यक्ति मुझे कह रहा है लड़का हूँ, मैं लड़के की तरह दिखता भी हूँ, फिर क्यों मैं लड़की हूँ? मुझे क्यों लड़कियों की चीज़ें अच्छी लगती हैं? तो ये जो मनोवैज्ञानिक दबाव है, ये जो मनोवैज्ञानिक उस समय दबाव को जो झेलने वाली बातें, ये है ट्रांसजेंडर विमर्श। असल में ये चीज़ें हमको हिंदी उपन्यासों में कहीं देखने को नहीं मिलेगी और नहीं मिलती। और जब तक हम इसको नहीं समझेंगे, उसके साथ भेदभाव प्राथमिक कैसे शुरू हुआ, हम इतना तो कह देते हैं कि घर वालों ने भी नहीं स्वीकारा, उसको निकाल के बाहर कर दिया। ये हम सब कह देते हैं, निकाल के बाहर कर दिया, वो घर छोड़ के चली गई। लेकिन क्यों कर दिया? वो किस तरह से गुजरा उस दौरान, घर वाले किन समस्याओं से गुजरे, घर वाले क्या चीज़ें सोच रहे थे, ये चीज़ें कैसे आएंगी सामने हमारे? हम इन चीज़ों से कैसे जुड़ पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल यही सारे हैं कि एक बच्चा जब 6-7 साल की उम्र में अपने आप को तय कर रहा होता है कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, वो असल में उस समय क्या करता है, वो धीरे धीरे फिर लड़कियों के कपड़े, चोरी छुपे कपड़े पहनना शुरू करता है। उस समय उसको एक सुख का अनुभव होता है, और यही सुख का अनुभव उसको धीरे धीरे इस ओर ठेलता है कि वो कैसे अपने आप को ओपन करे। और 12, 13, 14 साल की उम्र जाते जाते वो उसी तरह चलना, या उसके कमर में लचक आना, इस तरह की चीज़ें आने लगती हैं। उसका कपड़े पहनने का ढंग, तमाम चीज़ें इस तरह आपको दिखती हैं। तो तब वो अपने आप को ओपन करता है कि नहीं, मैं ये हूँ। शुरुआत में वो जब बचपन में रहता है 5, 6, 7 साल की उम्र में, तब तो होता क्या है कि गार्जियन कई दफ़े इस तरह भी देखते हैं कि हो सकता है बचपना है, या घर में लड़कियां ज़्यादा हैं, या माँ के संपर्क में ज़्यादा है, इसलिए औरतों के कपड़े, इसलिए बच्चियों के कपड़े पहन लेता हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो लगातार क्रम चलता रहता है, उसमें गार्जियन समझ नहीं पाता। लेकिन जब 13-14 साल की उम्र में पहुँचते पहुँचते जब वो अपने आप को एकदम ओपन करता है, तब होता क्या है, उस समय तक उस बंदे के साथ, उस बंदे का उसके घर परिवार के अंदर ही इतना शोषण हो चुका होता है कि उसकी जुबान इस शोषण के खिलाफ बोलने लायक नहीं रह जाती है। खुद उसके घर परिवार द्वारा इतना उसका शोषण
किया जा चुका होता है उसके करीबी लोगों द्वारा। तो आप देखिए, हम लोग कहते हैं ना कि इस वर्ग को स्वयं आगे आना चाहिए या इस वर्ग को स्वयं बोलना चाहिए। तो यही वजह है कि उस बचपन में जब वो दौर था उसके विकास का, जब वो चीज़ों को सीख सकता था, जब वो प्रतिरोध करना सीख सकता था, अच्छे से पढ़ सकता था, तब उसको अंदर से इतना तोड़ दिया जाता है कि वो बाहर आए तो कैसे आए निकल के। ये चीज़ें हमें स्पष्ट होती हैं जाके आपके, जब हम वास्तविक जो साहित्य पढ़ते हैं, जो आत्मकथा जब हम पढ़े तो हमको वहाँ ये चीज़ें क्लियर होती हैं। लेकिन जब हम हिंदी साहित्य में आए हुए उपन्यासों को पढ़ते हैं तो हमको वहाँ ये चीज़ नहीं, हमें यहाँ एक व्यवहारिक ज्ञान मिलता है और बाहरी ज्ञान मिलता है। और मेरा मानना है कि व्यवहारिक और बाहरी ज्ञान ये एक साहित्य तो है, लेकिन विमर्श का साहित्य नहीं है। अब आप देखें, मैं उपन्यासों की बात करूं, तमाम उपन्यासों में हो सकता है कुछ उपन्यास जो मुझसे छूटे हैं उनकी बात अलग हो या उनमें कुछ और हो, लेकिन जो मैंने उपन्यास पढ़े हैं उसमें से मैं एक उपन्यास की चर्चा करना चाहूँगा, आधा आदमी की। आधा आदमी उपन्यास अभी तक आए हुए अन्य उपन्यास, सभी उपन्यासों से कुछ अलग है। इस उपन्यास में लेखक द्वारा वास्तव में फील्ड वर्क बहुत ज़्यादा किया गया है, और लेकिन एक चीज़ समानता है अन्य उपन्यासों से भी, इस उपन्यास में एक चीज़ समान है कि इस उपन्यास के भी फोकस में डेरे हैं और एक बड़ी उम्र के ही किन्नर हैं। इसके भी फोकस में यही लोग हैं, जैसे कि अन्य उपन्यासों के फोकस में रहे हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि जो यहाँ जो लेखक है वो लगातार बैक में जा रहा है। इस उपन्यास वो पीछे बैक में लौटता है, और इसमें एक चीज़ तो उसने स्पष्ट की है कि एक पुरुष कैसे स्त्री भावना के साथ जुड़ रहा है। हालांकि कहीं कहीं वो उसमें कमियां हैं, बच्चे खा रहा है, लेकिन वो स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा है, ये बात स्पष्ट है। तो यह उपन्यास अन्य उपन्यासों से इस मामले में अलग है, लेकिन जाने अनजाने ये बिंदु जाने अनजाने ही लेखक इसमें ला पाया है। अगर लेखक के फोकस में यह बिंदु रहा होता कि वो उस समय उसका मानसिक स्तर क्या है, मानसिक दबाव क्या है, वो कैसे इस चीज़ से उबर रहा है, कैसे इस चीज़ का सामना कर रहा है, वो कैसे अपना यहाँ तक मतलब उस पर फोकस ज़्यादा किया, उस पर विस्तार से बात किया होता, तो इस उपन्यास का कलेवर और अधिक बढ़ जाता। लेकिन अभी भी ये उपन्यास अन्य उपन्यासों से एकदम अलग है और अलग महत्व रखता है, और डेरे का वास्तविक चित्रण इस उपन्यास से किया है। वास्तविक चित्रण आपको इसको मिलेगा इसमें। अशिक्षा का कितना वृहद वहाँ पे अशिक्षा कितने व्यापक पैमाने पे फैली हुई है, रूढ़ियों से कितनी ज़्यादातर किस स्तर तक वो घिरे हुए हैं लोग। मैं इस उपन्यास के विषय में एक बात सुना, अक्सर कई लोगों ने कहा कि इसमें गालियों का प्रयोग ज़्यादा है। हालांकि आप देखें तो गालियों की भी एक संस्कृति है, इस पर भी शोध हुआ है, रिसर्च हुआ है, गालियों की संस्कृति पर शोध हुआ है। तो अगर राजेश मलिक ने इस उपन्यास में गालियों का प्रयोग किया है तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत गलत है। हालांकि थोड़ा किसी को ये ज़्यादा लग सकता है, किसी को ठीक लग सकता है, ये सबका अपना अलग अलग विषय है। लेकिन उन्होंने जो चित्र खींचा है डेरे का, वो एकदम सही चित्र है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव यही है, और मैं उनके इस चित्र से पूरी तरह सहमत हूँ। और मुझे उसको पढ़ने के दौरान लगा कि मैं जिन डेरों में गया हूँ और जिन लोगों से मिला हूँ वो एकदम सही बात है। मैं डेरे के अगर गुर्गों या पिछड़े इलाकों में गया हूँ जहाँ डेरे थे, वहाँ मुझे ये चीज़ एकदम स्पष्ट तौर पे देखने को मिली। वहाँ का माहौल भी ऐसा ही था, हालांकि लोग बुरे नहीं थे। आप ये बात जान लीजिए कि अगर लोग गाली का प्रयोग कर रहे हैं, वो उनकी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो लोग बुरे हैं, क्योंकि वो उनके एक तरह से कल्चर में आ गया है। वो कल्चर की बात है उनकी, उसमें लोग अच्छाई बुराई की बात नहीं कि वो गाली प्रयोग कर रहे हैं तो वो लोग बुरे हैं। डिसेंट जी, मैं ज़िंदगी 50-50 अभी तक पढ़ नहीं पाया। एक्चुअली ये किताब मैंने ली थी तो मेरे एक साथी ले गए और तब से वो मुझे मिली नहीं दोबारा। तो अभी उनसे एक दिन बात हुई तो मैंने उनसे कहा कि वो किताब दे दीजिए, तो यहीं कानपुर में ही हैं, तो बोले कि हाँ ठीक है मैं दे दूंगा। तो अभी मैं पढ़ूंगा ज़िंदगी 50-50। किताब तो बहुत पहले से है, मुझे फिरोज सर ने उपलब्ध करा दी थी। तो मैं ये कह रहा था कि हाँ, साहित्य की बात कर रहा था कि ये जो अंतर है। अब आप देखिए, आप जितने भी उपन्यास देख लीजिए, या किसी उपन्यास में
जो ये चीज़ मिल रही है, जिस बिंदु की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो बहुत डिटेल में नहीं है। तो इसीलिए मेरा स्पष्ट तौर पे मानना रहा है, मैं शुरू से बात कहता रहा हूँ कि विमर्श का साहित्य उस खुद समुदाय द्वारा जब तक नहीं लिखा जाएगा तब तक वो वास्तविक रूप में नहीं आ सकता है। अन्य लोगों द्वारा लिखा गया साहित्य उस विमर्श को बढ़ाने में मदद करने वाला साहित्य है, एकदम मदद करने वाला साहित्य है। वो साहित्य, हम उस साहित्य को इस तरह पे देख सकते हैं। अच्छा, आप एक चीज़ और देखिए, आप देखिए एकदम स्पष्ट अंतर आपको नजर आएगा। आप जब, अगर आपने इन आत्मकथाओं का अध्ययन किया होगा और इस साहित्य का अध्ययन किया होगा, उपन्यासों का अध्ययन किया होगा, तो आपको एक स्पष्ट अंतर ये नजर आएगा कि यहाँ पर एक, जब हम उपन्यासों का अध्ययन करते हैं तो हम जो किन्नर विमर्श से जुड़े हुए या ट्रांसजेंडर से जुड़े हुए उपन्यास हैं, तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ दया भावना या कुछ मतलब सहानुभूति या इस तरह की चीज़ें दिखती हैं आपको। लेकिन जब आप आत्मकथाओं का अध्ययन करिए तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं मिलता। वहाँ पर स्पष्ट तौर पे एक संघर्ष मिलता है। वहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा होता है। अब वो अस्तित्व क्या है, उसकी पहचान के लिए, वो अस्तित्व के लिए लगातार लड़ता रहता है। वो अपने घर में लड़ता है, बाहर लड़ता है, लगातार उसका संघर्ष चलता रहता है। और अक्सर हमको एक चीज़ सुनने को मिलती है, मैं बहुत शुरू से ये बात सुनता हूँ, बल्कि बचपन से ये बात चीज़ें सुनने में आती रहती है। लोग कहते हैं कि जो एक हिजड़े होते हैं, किन्नर होते हैं, इनका ये बहुत खतरनाक होते हैं, यानी मतलब ये बहुत एग्रेसिव होते हैं, ये बात होती है। और ये मतलब एग्रेसिव होते हैं, ये एकदम फैक्ट बात लोग कहते हैं, एकदम तथ्यात्मक ढंग से कहते हैं कि हमने वहाँ देखा, हमने यहाँ। आप, मैं ये देखिए कि जब आप इन आत्मकथाओं का अध्ययन करिए तो आप देखिएगा, या आप वैसे भी देखिए खुद, अगर आप अपनी दृष्टि को या अपनी पूर्वाग्रसित धारणा को थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए और आप देखिए, तो आपको स्पष्ट तौर पे दिखेगा कि एक सड़क से निकलता हुआ ट्रांसजेंडर चुपचाप आंख नीचे किए चला जा रहा है, या एक हिजड़ा आंख, आप फिर देखिए वहाँ खड़े हुए लोगों को। जब एक स्त्री निकलती है चुपचाप, तब अभी तक ये समाज इस कदर नहीं बन पाया है कि अगर वहाँ 20 लोग खड़े हैं तो उसमें से 4-6 लोग अगर उस स्त्री को घूर ना रहे हों ओछी निगाहों से, तो बेकार है। फिर एक ट्रांसजेंडर जो कि बना ही इस तरह, बना, उसका निर्माण ही समाज ने इस तरह किया है एक हंसी के पात्र के रूप में, वो कैसे शांति से निकल सकता है? तो उस पर व्यंग बाण लगातार छिड़े जाते हैं। तो मुझे कई दफ़े लगता है कि हम उस समस्या से बचने के लिए, जैसे अगर कोई हमारा व्यंग कस रहा है, कई दफ़े ऐसा होता है कि अगर कोई हमारा मजाक उड़ा रहा है तो हम भी उस मजाक का हिस्सा बन जाते हैं, यानी हम भी उसके साथ उसी तरह मजाक करने लगते हैं। तो अपना वो आदमी अपने आप चुप हो जाता है, या फिर हम भी जब वैसे ही बन जाते हैं तो हमारे पास उस व्यंग को सहने की ऐसी क्षमता आ जाती है, या उस समय हम इतनी क्षमता हमारे अंदर आ जाती है कि हम उस व्यंग को आसानी के साथ सह लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं। ऐसा कुछ होता है। अच्छा, आप एक चीज़ देखिए, आप कल्पना करिए कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ पैदा होते जैसे वो बड़ा होता है, अपनी एक पहचान बनती है, वैसे ही उसके साथ भेदभाव शुरू हो जाता है, घर से लेके बाहर तक। हमेशा उसको इसी नज़रों से देखा जाता है। आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जिसको हम इतनी घृणा भरी निगाहों से देखते हैं, वो हमें मोहब्बत की निगाहों से देखे? संभव ही नहीं है किसी के लिए, किसी भी इंसान के लिए। हम अपने को इस स्तर पे अगर रख के सोचें कि अगर हमसे कोई नफरत करता है, हम 2 दोस्त हैं, अगर एक हमारा साथी, हम एक क्लास में पढ़ते हैं और वहाँ पे अगर हमारा कोई साथी लगातार हमको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, हमको गलत साबित करने की कोशिश करता है, तो हमको अपने आप उसके अंदर, हमारे अंदर एक एग्रेसिवनेस आने लगता है। हम उसका इसी एग्रेसिवनेस की वजह से, जैसे एक नारियल होता है, वो अंदर से बहुत मुलायम होता है, लेकिन जो उसका कवर होता है वो एकदम बहुत कठोर होता है। तो हकीकत में जो ट्रांसजेंडर समुदाय है, किन्नर समुदाय है, ये भी एक नारियल की तरह ही है। आप अगर इसके करीब जाएंगे तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। और हमको ये नारियल कब देखने को मिलेगा वास्तविक रूप में? जब ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसजेंडर समुदाय का लिखा हुआ साहित्य हमारे सामने आने लगेगा, तब हमको वास्तविक हकीकत से हम परिचित हो पाएंगे। अभी जब मैं देखता हूँ तो जो सबसे बड़ी मुझे समस्या नज़र आती है, मुझे कई दफ़े उपन्यासों को पढ़ने या कहानियों को पढ़ने के बाद लगता है कि जो हमारा लेखक है वो अभी तक वास्तव में समझ नहीं पाया है कि आखिर ट्रांसजेंडर है क्या।
सबसे बड़ी समस्या मुझे तो यही नज़र आती है कि ट्रांसजेंडर क्या है यही नहीं समझ, मौलिक जो एक समझ होनी चाहिए हमारे लेखकी वर्ग की, जो एक ट्रांसजेंडर के संबंध में जो एक रूपरेखा बनी है, जो उसकी समझ बनी है, वो अभी तक पूर्वाग्रसित धारणा के आधार पे है या सुनी सुनाई बातों के आधार पर है। वह उसको दैवी नज़रों के साथ देखता है, अलौकिक नज़रों के साथ देखता है, जबकि कोई ट्रांसजेंडर या हिजड़ा कोई अलौकिक नहीं है, एकदम नेचुरल चीज़ है। आप देखिए, हम सेक्स और जेंडर को समझ नहीं पा रहे हैं। हकीकत ये है, सेक्स नेचुरल चीज़ है और जेंडर सामाजिक चीज़ है, एकदम स्पष्ट बात है। सेक्स जो हमें मिला है एक स्त्री के रूप में या एक पुरुष के रूप में, जेंडर जो हमको समाज ने एक पहचान दी है। अब आप बताइए, सेक्स एक पुरुष है, मान लीजिए मैं एक पुरुष हूँ, लेकिन मैं एक स्त्री की तरह रहना चाहता हूँ, या मैं साड़ी पहनना चाहता हूँ, या इस तरह के रहना चाहता हूँ, तो आप उसको नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं। क्यों भाई? मेरा व्यक्तिगत विचार है, मैं इस तरह रहना चाहता हूँ, आखिर क्यों आप उसको नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं? क्योंकि आपकी पुरुषवादी मानसिकता को चोट पहुंच रही है। आपने बनाया है कि एक पुरुष को ऐसा रहना है, अब एक पुरुष स्त्री बन रहा है। सबसे बड़ा समस्या आपको ट्रांसजेंडर विमर्श के विषय में आप देखें, सबसे बड़ी समस्या यही है कि एक पुरुष जब स्त्री बनता है तब सब पुरुष उसको स्वीकार नहीं कर पाता है। उसको यहीं पे सबसे ज़्यादा ठेस पहुंचती है कि आखिर एक पुरुष कैसे स्त्री बन रहा है। उसको लगता है जैसे एकदम हमारे पुरुषत्व पे चोट हो रही है। आप देखें, जितने आप ट्रांसजेंडर से बात करेंगे तो आप देखिएगा कि अगर वो इस चीज़ को स्वीकार करें ना करें वो अलग बात है, लेकिन अगर उनका सबसे ज़्यादा कोई शोषण होता है तो पुरुष द्वारा होता है, और वो भी खुद उनके पिता के द्वारा या उनके भाई द्वारा। किस तरह से? यानी सबसे ज़्यादा नफरत वही करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि उनको वो बर्दाश्त नहीं हो पा रहा होता है। एक बाप को लगता है आखिर कैसे मेरा बेटा ऐसा हो सकता है, कहते हैं मेरा बेटा ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसको ऐसा लगता है जैसे कि मेरे पुरुषत्व पे चोट कर रहा है ये लड़का। इसीलिए हम जब कहते हैं कि उसको परिवार नहीं स्वीकार कर पा रहा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वो पुरुषत्व की जो भावना है, जो उस पर चोट हो रही है, इस वजह से परिवार उसको स्वीकार नहीं कर पाता है। और जो माँ बाप इस भावना से मुक्त हैं, उन्होंने उसको स्वीकार किया। हालांकि ये ऐसे बहुत कम आपको ऐसे उदाहरण मिलेंगे, और जो एक आध उदाहरण मिलेंगे भी तो उनके पीछे आर्थिक कारण है। मैंने देखा कई जगहों, जहाँ पे मैं डेरों पे भी गया, जहाँ पे तो मैंने देखा कि मैंने उनसे पूछा, मैं कन्नौज में जाता था, लक्ष्मी जी थी वहाँ पे, ग्राम प्रधान थी, मैं उनके पास गया तो उनसे मैंने बात की, अच्छा आप अपने परिवार से जुड़ी हुई हैं? तो उन्होंने कहा, बेटा हम बहुत समय तक तो नहीं जुड़े रहे, लेकिन अब हमारे भाई कभी कभी आते हैं, हम भी कभी कभी चले जाते हैं। तो आप देखिए कि वो आर्थिक रूप से मजबूत हैं, बहुत उनके पास सक्षम है, वो लगातार अपने घर परिवार को, अपने भाई और भतीजों को सहयोग कर रही हैं, इस वजह से वो लोग जुड़े हुए हैं। इसी तरह से उसी डेरे में एक और जो उनकी चेला थी वो अलीगढ़ से ही थी, वो मुंबई से थी लेकिन अलीगढ़ में रह रही थी। तो मैंने उससे जब बात की तो उसने कहा कि मेरी माँ और छोटा भाई मेरे साथ रहते हैं, मैंने उनको अलीगढ़ में लेके रहने के लिए घर दिया है। तो मुझे लगा, तो मैंने सोचा कि अच्छा ये बताओ कब आपकी माँ और आपका भाई आपके साथ है? उनका अभी पिछले कुछ वर्षों से, अभी वो हमारे साथ रह रहे हैं। ऐसे ही और भी उदाहरण आपको मिल जाएंगे, तमाम उदाहरण मिल जाएंगे कि जहाँ आर्थिक रूप से आप देखिए, आप अगर मानवी की आप आत्मकथा पढ़िए, पुरुष तन में फंसा मेरा नारी मन, वहाँ भी आप देखिए कि वहाँ जो माँ बाप हैं वो अपने इकलौते बेटे पर, जो कि बेटी है, उस पर पूरी तरह से आश्रित हैं। इसीलिए वो उसको तमाम समस्याओं के बाद छोड़ नहीं पाते हैं, वो उस पर आश्रित हैं, उनका कोई और रास्ता नहीं है इसके अलावा, पूरी तरह से वो उस पर आश्रित हैं। आप देखिए लक्ष्मी के संदर्भ में भी आप देखिए, मैं लक्ष्मी में, तो लक्ष्मी भी एक लंबे समय तक पुरुष के रूप में ही रहती हैं। वो धीरे धीरे अपने आप को थोड़ा सा उम्र के बाद खोलती हैं, और जब वो अपने आप को ओपन करती हैं तब तक उनके पास एक अच्छा इनकम स्रोत हो जाता है, तब वो अपने आप को ओपन करती हैं। तब आप देखिए कि यहाँ पर भी वो आश्रित हैं, पूरा परिवार आश्रित है,
इसी मुझे तो एक बात इस पर समझ में आती है कि जो भी ट्रांसजेंडर अभी तक आए हैं, इसके अलावा कुछ अपवाद भी हो सकते हैं या हो सकता है मेरा विश्लेषण गलत हो, लेकिन आर्थिक कारण यहाँ महत्वपूर्ण है। अब तो इस तरह से आप देखिए कि हम ट्रांसजेंडर के संबंध में बात करें तो तमाम तरह की चीज़ें हैं। अभी हम 2016-18 का जो ट्रांसजेंडर बिल था, आप उसको देखिए लगातार। अब आप देखिए 2014 में एक अच्छी उपलब्धि मिली ट्रांसजेंडर समुदाय को सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन वो सरकार आज 6 साल हो गए, लेकिन अभी वो मुकम्मल रूप में वो ट्रांसजेंडर बिल नहीं आ पाया। पेश हुआ है, राज्यसभा से भी पारित हो गया, संसद से पारित हुआ, राज्यसभा से भी पारित हो गया, लेकिन वो जो ट्रांसजेंडर बिल है उस पर लगातार ट्रांसजेंडर समुदाय उस पर विरोध अपना दर्ज कराता आ रहा है। अभी पिछली 30 अप्रैल की जो तारीख थी, यह लास्ट डेट थी इस विषय पर अपनी राय देने के लिए। वो ओपन फोरम था, वहाँ पर लोग अपनी राय ट्रांसजेंडर बिल के संबंध में दे सकते थे। जो ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट जो इस पे काम कर रहे हैं, वो लोग लगातार इस पर उन्होंने अपने अपने सुझाव इस पर सबमिट कर दिए हैं गवर्नमेंट को। अब देखते हैं कि जो सुधार के लिए उसमें चीज़ें सबमिट की गई हैं वह वो कितना सुधर के सामने आती हैं, या वास्तव में ट्रांसजेंडर समुदाय जो चाहता है या जो सुप्रीम कोर्ट जो चाहता था वो चीज़ें हो पाती कि नहीं हो पाती। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई सभी फॉर्म में, जितने भी सरकारी फॉर्म है सभी जगह तीसरा कॉलम होना चाहिए। मैं देखता हूँ कि आज भी नहीं है तीसरा कॉलम बहुत जगहों पे। देखिए, मैं खुद जिस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, वहाँ की किसी फॉर्म में जो है तीसरा कॉलम नहीं है थर्ड जेंडर का। ऐसे तमाम यूनिवर्सिटियाँ हैं जहाँ तीसरा कॉलम नहीं है। ऐसे बहुत से सरकारी संस्थान होंगे जहाँ तीसरा कॉलम नहीं है। इस तरह की चीज़ें अभी भी नहीं है, हम नहीं ला पाए। मुझे एक चीज़ याद आ रही है समय के, हाँ, मुझे एक चीज़ मैं यहाँ और कहना चाहूँगा। रोजगार के संबंध में बात हो रही है, हम रोजगार के संबंध में ट्रांसजेंडर के समुदाय की जब हम बात कर रहे हैं तो आप देखिए कई तरह के लोगों के अपने अपने विचार हैं। जब किसी भी क्योंकि आज हम जिस युग में रह रहे हैं वो एक तरह से आर्थिक युग है। और इस युग में अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं तो आपकी कोई पहचान नहीं है, आपको कोई नहीं जानेगा, आपकी कोई बात आप पर नहीं होगी। इसीलिए जब हम किसी भी विमर्श की बात कर रहे हैं या किसी भी समुदाय के मजबूती की बात कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि वो आर्थिक रूप से मजबूत हो। अब आप देखिए कि जो आप दलित या आदिवासी के संबंध में भी देखिए तो जो उनके साथ भी आप देखिए कि जैसे जैसे जो उसमें आर्थिक रूप से मजबूत होते चले गए लोग, वो मुख्य धारा के साथ जुड़ते चले गए और वो सभी लोगों के साथ उनका उठना बैठना और सारी चीज़ें हुई, सब कुछ एक दूसरे से लोग जुड़े। अब ट्रांसजेंडर के संबंध में ये चीज़ नहीं आ पा रही। हम अगर डेरा जो ट्रांसजेंडर की जो डेरा संस्कृति है वो एकदम से पृथक संस्कृति है, जो हिजड़ा संस्कृति वो एकदम से पृथक संस्कृति है। वो संस्कृति मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से विमर्श के विकास में बाधक है या इस समुदाय के विकास में बाधक है, ये मेरा मानना है। हालांकि ये सिर्फ मेरी व्यक्तिगत राय है, ये कोई मैं इस तरीके से इस बात को नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य है। इस बात पे अंतिम राय खुद उस वर्ग की ही होगी, ये बात मैं शुरू से कह रहा हूँ और हमेशा कहता रहूँगा। लेकिन आप देखिए कि ये जो डेरे हैं ये पूरी तरह से, ये मैं इनको इस तरीके से देखता हूँ कि जैसे जो हम कहते हैं ना, मुक्तिबोध कहते हैं कि तोड़ने होंगे सारे गढ़मठ, तो मुझे लगता है कि जैसे ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए जो ये डेरे हैं ये एक तरह से गढ़ों और मठों की तरह है। हालांकि इसमें से कई डेरे ऐसे हैं, उनके गुरु ऐसे हैं जो कि अपने आप को उन्होंने अपनी इन चीज़ों बदलते समय के अनुसार अपने आप को बदला है। आप देखिए कि हरियाणा में मनीषा महंत जी हैं, है ना, ऐसे कई लोग हैं जो शिक्षा के साथ जुड़ रहे हैं और चीज़ों को बदल रहे हैं। ऐसे लोगों का स्वागत होना चाहिए और निश्चित रूप से अगर चीज़ें बदलेंगी तो मुझे लगता है कि ये लोग स्वयं आगे आके अगुवाई करेंगे बदलने के लिए, ये अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ वही तो नहीं है, ऐसे बहुत डेरे हैं, हर शहर में डेरे हैं, कई डेरे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या रह रही है और इनको किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं है कि जो हमारे लिए बदलाव हो रहे हैं, या ये चाहते भी नहीं बदलाव, क्योंकि वहाँ पर एक जो
पूरा एक सिस्टम है वो एक टूट रहा है। अब कोई भी अपने सिस्टम को तोड़ना नहीं चाहेगा। हम जैसे इतने दिन से लड़ रहे हैं कि जैसे कि ब्राह्मणवादी विचार टूटना चाहिए, जो भेदभाव की संस्कृति है, जो जाति उच्चता की संस्कृति है, इसको हम लोग कहते हैं ब्राह्मणवादी विचार कहते हैं। तो ये टूटना चाहिए। अच्छा, ये कैसे टूटेगा? जो उसका पोषक है, चाहे वो अपर क्लास का हो, चाहे वो मिडिल क्लास का हो, जाति क्लास, चाहे जिसको हम उच्च जाति कहते हैं, या मध्य जो ओबीसी की जातियां हैं वो हैं, या दलित जातियां हैं, सभी के अंदर जो है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि भारत में हर एक जाति अपने से एक छोटी जाति ढूंढ लेती है। तो हर जाति को उच्चता का बोध है यहाँ पर। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है कि एक गुरु है और उसकी सेवा के लिए तमाम चेले हैं जो उसको कमा कमा कर देते हैं। तो वो कैसे उस तंत्र को टूटने देगा? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और आप देखेंगे, अगर आप पढ़े लिखे ट्रांसजेंडर वर्ग लोगों को लगातार ऑब्जर्व करें तो आप देखिए कि वो लगातार इन गढ़ों मठों पर प्रहार कर रहे हैं, और उनका पूरा प्रयास है कि ये गढ़ मठ टूटें, और टूटने भी चाहिए। अब बिना इनके टूटे ट्रांसजेंडर वर्ग या इसका विकास नहीं हो सकता है। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट के संदर्भ में बात करें, हमें डिसेंट भाई कह रहे थे गवर्नमेंट जानबूझ करके जो है ट्रांसजेंडर बिल को कमज़ोर कर रही है, एकदम कमज़ोर कर रही है ट्रांसजेंडर बिल को। शुरुआत से ही ट्रांसजेंडर बिल को कमज़ोर किया जा रहा है। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन की बात की, लेकिन ट्रांसजेंडर बिल में रिजर्वेशन नहीं दिया गया। बिना रिजर्वेशन के ट्रांसजेंडर को कैसे जॉब मिलेगी? आप सोचिए, जब इतना पढ़ा लिखा, इतनी भरमार है, आज बेरोजगारी चरम पे है इस देश पे। वो चाहे उच्च वर्ग जाति का लड़का हो, चाहे ओबीसी की जाति का लड़का हो, चाहे दलित जाति का लड़का हो, किसी भी जाति, लेकिन वो बेरोजगार टहल रहा है। अच्छी अच्छी उसके पास डिग्रियां हैं, पीएचडी है, तमाम चीज़ें हैं उसके पास, लेकिन फिर भी बेरोजगार है। वो स्किल्ड है, बीटेक है, एमटेक है, फिर भी बेरोजगार है। फिर एक इस वर्ग से आने वाला व्यक्ति, आप उसको फ्री कर छोड़ दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं, हम आपके लिए समानता का अधिकार दे रहे हैं। तो बताइए, सब कुछ इज्जत के साथ जीने का अधिकार है, तो कैसे इज्जत कोई हासिल करेगा? जब उसके पास पैसा ही नहीं होगा उसके हाथ में, अर्थ ही नहीं होगा उसके हाथ में, तो कैसे अपने इज्जत हासिल कर सकता है? तो इस विषय पर तो गवर्नमेंट विचार ही नहीं कर रही है ट्रांसजेंडर बिल पे। और हम बात कर रहे हैं कि, और बात कही जा रही है कि नहीं, हम तो बहुत महान काम कर रहे हैं, हम तो एकदम ट्रांसजेंडर को उत्थान करने में लगे हैं, हम किन्नर समुदाय को उत्थान करने में लगे हुए हैं। तो ये उत्थान तो एकदम से धोखे वाली बात हुई। जब तक, अब मैं इस विषय पे एक बात और कहना चाहूँगा। मैं जब कन्नौज गया था आज से 4 साल पहले, तो वहाँ पे ग्राम प्रधान जो थी वो हिजड़ा समुदाय से थी, लक्ष्मी नाम था उनका। उन्होंने, उनसे जब मेरी बात हुई तो मैंने उनसे रोजगार के संबंध में बात की। मैंने कहा कि आप बताइए, आपको नौकरी, तो मैंने कहा कि नौकरी मिलनी चाहिए आपको। तो उन्होंने कहा हाँ, हम भी चाहते हैं कि नौकरी मिले हमें, तो हम ये छोड़ देंगे। हमने कहा अच्छा, पक्का छोड़ देंगे? तो कहा कि अब बेटा हमारी तो उम्र हो गई। हमने कहा अच्छा चलिए ठीक है, आप बताइए कि नौकरी, किस तरह की नौकरी आपको मिलना चाहिए। तो थोड़ा देर वो सोचने लगे कि आखिर हमें किस तरह की नौकरी मिलनी चाहिए। तो मेरे पास उस समय प्रेजेंट का मेरे पास कुछ उदाहरण था। वो मैंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट का मैंने कुछ पढ़ा था। तो मैं देखा कि वहाँ पे गवर्नमेंट नगर निगम में ट्रांसजेंडर को नियुक्ति दे रही थी। नगर निगम में काम क्या दिया जा रहा था? नगर निगम और बिजली विभाग में, यानी जो होम टैक्स है या बिजली टैक्स है या बिजली का बिल है, तो जो लोग नहीं इसको जमा कर रहे हैं या होम टैक्स नहीं लोग जमा कर रहे हैं, तो उसकी वसूली के लिए ट्रांसजेंडर या किन्नरों का प्रयोग किया जा रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि गवर्नमेंट इस तरह का आपको काम दे रही है, तो बताइए ये काम आप स्वीकार करते हैं? तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि नहीं, हमको ये काम नहीं पसंद, हम ये काम नहीं कर रहे हैं। तो हमने कहा क्यों भाई, इसमें तो आपको रोजगार मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ ये है कि हमको लोग कहते हैं कि ये लोग बहुत दुष्ट हैं, ये लोग बहुत लड़ाई करते हैं, या ऐसे होते हैं। अब आप बताइए कि हम बकायादार से उसका वसूलने जाएंगे, पैसा वसूलने जाएंगे। अब व्यक्ति या तो वो दुष्ट होगा, वो जानबूझ के नहीं जमा करना चाह रहा होगा, या तो वह व्यक्ति मजबूर होगा, नहीं जमा करना चाह रहा होगा। और ये गवर्नमेंट चाह रही है कि हम उसकी बेइज्जती करके उससे पैसा लेके आएँ। तो बताइए, हमारे प्रति जो हमारा जो चरित्र है उनके सामने किस रूप में आएगा? जो एक पूर्वाग्रसित धारणा है वो क्या बदलेगी? एकदम इस पर मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हो गया कि रोजगार भी आप ट्रांसजेंडर को किस तरह का आप रोजगार उपलब्ध कराना चाह रहे हैं?
अगर आप उसको ऐसा रोजगार नहीं उपलब्ध करा सकते कि वह सम्मान के साथ अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा सके, वह सम्मान हासिल कर सके, वो सम्मान के साथ उस काम को कर सके, तो ऐसा रोजगार मत उपलब्ध कराइए उसे, जो उसकी पहचान को ना बदल सके। ऐसा आखिर रोजगार किस काम का। तो इस विषय पर भी गवर्नमेंट को सोचना होगा कि रोजगार कैसे आए। अब रोजगार के लिए सोचना है तो उसको रिजर्वेशन पे भी सोचना होगा। इन सब चीज़ों को ट्रांसजेंडर बिल में एकदम से इग्नोर कर दिया गया है, कहीं भी इन पर चर्चा नहीं की गई है। तो ट्रांसजेंडर के संबंध में जब हम बात करते हैं तो देखिए, पहली चीज़ ये है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे लेखक हों, चाहे रिसर्चर हों, चाहे एक समर्थक हो या आम आदमी जो भी हो, उसको पहले तो अपनी दृष्टि बदलनी होगी। वह ट्रांसजेंडर के संबंध में बात करे तो वो उसकी बात एकदम बराबरी की होनी चाहिए, ना कि वो बात उसकी इस रूप में होनी चाहिए जैसे कि वो उन पर दया भावना दिखा रहा हो। ऐसी नहीं होनी चाहिए। हम उद्धार के नज़रिए से उनका नहीं, उन ट्रांसजेंडर को दया की ज़रूरत नहीं है, उनको उनके अधिकार की ज़रूरत है, उनको उनके आपके साथ की ज़रूरत है। आप उनको उनका अधिकार दे दीजिए, आप उनको छत दे दीजिए जो उनका अधिकार है, आप उनको जो उनकी पैतृक जमीन जायदाद में जो उनका हिस्सा है आप वो दिला दीजिए, जो उनका शिक्षा का अधिकार है आप वो दिला दीजिए, जो आप उनके साथ जो ये भेदभाव हो रहा है उसको ख़त्म कर दीजिए, जिससे उनको मानसिक तनाव से गुजरना ही ना पड़े, वो भी एक अच्छा अध्ययन कर सकें और अपने आप को प्रेजेंट कर सकें लोगों के सामने। उनको कोई रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको कोई रोजगार की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उनके लिए रास्ता तो खोलिए, लेकिन जब तक आपने रास्ते नहीं खोले हैं और इस पोजीशन पे जब वो वर्ग आ चुका है तो आपको एक उनके लिए कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी, और अब तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही गवर्नमेंट के तौर पे। तो मैं स्पष्ट तौर पे कहूँगा यहाँ पर कि आप देखिए, गवर्नमेंट को भी चाहिए और लोगों को भी चाहिए कि अपना नज़रिया बदलें, इस वर्ग को समानता की निगाहों से देखें, समान नज़रों से देखें, ना कि दया की निगाहों से देखें। दया की नज़रों से इस वर्ग का विकास नहीं हो सकता है। दूसरी चीज़, साहित्य को भी बदलना होगा, और जब तक स्वयं ये वर्ग अपनी भूमिका को नहीं लेगा तब तक ये विमर्श अधूरा रहेगा और इसी तरह चलता रहेगा। फिरोज सर ने आप देखिए, आलोचना के क्षेत्र में भी मैं एक कमी को यहाँ दिखाना चाहूँगा कि आलोचना, आप देखिए कि साहित्य आया, एक व्यापक रूप पे आया, आलोचना में भी फिरोज सर ने संपादक के तौर पर एक बहुत बड़ा काम किया है, विजयन जी ने भी काम किया है, और भी कई लोगों ने काम किया है। विकास प्रकाशन भी लगातार इसने सहयोग किया है इस पर, इस विमर्श को बढ़ाने के लिए। लेकिन अभी भी इन सब चीज़ों के साथ भी विमर्श उस रूप में नहीं बन पा रहा है, एक मुकम्मल रूप नहीं ले पा रहा है, कोई उसकी अवधारणा नहीं बन पा रही। और हम देखते हैं कि साहित्य जगत में या आलोचकों के बीच में अवधारणा वगैरह को लेकर बात भी नहीं हो रही किसी भी तरीके से, और मुझे लगता है हो भी नहीं सकती है। इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि बेसिक जो है, जो ट्रांसजेंडर का, वो अभी नहीं आ पा रहा है। जो बेसिक जब चीज़ें नहीं आ पा रही तो हम अवधारणा पे बात भी नहीं कर पाएंगे। तो अब जरूरी है कि जो विकास प्रकाशन या फिरोज सर, विजयन जी या अन्य जितने भी लेखक हैं, उपन्यासकार हैं, कहानीकार हैं, सुभाष अखिल जी, राजेश मलिक, तमाम लोग, इन सब लोगों ने एक हमको मंच, एक बेस दे दिया है। अब ज़रूरत है कि इससे आगे बढ़ा जाए। अगर इससे आगे नहीं बढ़ा गया तो मुझे लगता है कि ये विमर्श हम ज़्यादा दिन तक चला नहीं पाएंगे, क्योंकि जो ट्रांसजेंडर के संबंध में वो बात है वो एक जगह आकर थम सी गई है, वो एकदम रुक सा गया है चीज़ें, उससे हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। हमारी बातें, जो हमारी अवधारणाएं हैं, जो हम चीज़ें सोच रहे हैं, वो सीमित हो चुकी हैं। हम जितना हमको निकालना था इससे खींच के, मुझे लगता है वो सब कुछ निकाला जा चुका है। अब ज़रूरत है नई चीज़ों पे बात करने की, नए तरीक़ों से बात करने की, और वो जब तक वो ट्रांसजेंडर वर्ग नहीं आएगा, वो अपनी बातें नहीं रखेगा, तब तक शायद हम उन चीज़ों को समझ भी नहीं पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हमारा प्राथमिक प्रयास होना चाहिए कि हम उन लोगों को प्रेरित करें कि वो यहाँ तक, वो मंच तक लाएं, वो टूटा फूटा लिखें, लेकिन लिखें और हम उसको छापें, वो महत्वपूर्ण होगा। मैं उन लेखकों से भी कहना चाहूँगा जिन लेखकों ने
जिन ट्रांसजेंडर से मिलकर और उनको समझकर उनसे बातचीत करके अपना साहित्य रचा है, वो उन लोगों को प्रेरित करें कि आप लिखिए, उनको मदद करें कि वो लिखें, थोड़ा बहुत लिखें, वो प्रकाशन में आए, तब उससे एक मुकम्मल विमर्श की शुरुआत होगी और हम शायद एक अवधारणा पर तब बात करना शुरू करेंगे। तो अभी मैं इसके साथ मैं अपनी बात को यहीं से ख़त्म करने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आप लोग देखिए कि हम लोग वाङ्मय पत्रिका और विकास प्रकाशन के सहयोग से लगातार थर्ड जेंडर व्याख्यान माला चल रही थी, जिसका सीरीज फर्स्ट, जिसमें लगभग 17 वक्ताओं ने अपनी बात रखी थी, वो बहुत ही अच्छा रहा और वो समाप्त हुआ। इसी तरह से सीरीज सेकंड में हम 3 लोगों ने अपनी बात रखी। मैं वाङ्मय पत्रिका की तरफ से और विकास प्रकाशन की तरफ से अब तक इस सीरीज पर बोले हुए सभी वक्ताओं को धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर फिरोज खान का, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा विकास प्रकाशन का, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा वाङ्मय पत्रिका और उसकी पूरी टीम का। मैं सभी जितने भी और सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें है वह इसके श्रोता हैं। मैं उन श्रोताओं को धन्यवाद करना चाहूँगा जो लगातार इस सीरीज के साथ जुड़े हुए हैं और इसको सार्थक कर रहे हैं, क्योंकि बिना श्रोता के बिना कोई भी व्याख्यान सार्थक हो ही नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले मैं उन श्रोताओं को भी धन्यवाद करना चाहूँगा, उन शोध छात्रों को भी धन्यवाद करना चाहूँगा जो लगातार इस व्याख्यान के साथ जुड़े रहे हैं। साथ ही साथियों, मैं आपको आगे के लिए एक सूचना देना चाहूँगा कि इस व्याख्यानमाला की सीरीज थर्ड हम लोग पेश करने जा रहे हैं 4 जून से। डॉक्टर फिरोज सर की आगे की जो रणनीति है, हम लोग जैसे जो अभी मैं बात कर रहा था जिस विषय पे कि ट्रांसजेंडर समुदाय को आगे आना चाहिए, वो जब तक बात नहीं करेगा, जब तक वो नहीं लिखेगा, तब तक चीज़ें स्पष्ट नहीं होंगी, हम चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, एक विमर्श नहीं शुरू हो पाएगा। तो जो हमारी अगली कड़ी में या जो तीसरी कड़ी है, जो 4 जून से 6 दिवसीय 10 जून तक जो हमारा कार्यक्रम चलने वाला है, उसमें ट्रांसजेंडर ही अपनी बात को रखने वाले हैं। जो ट्रांसजेंडर है, थर्ड जेंडर पर्सन है, वो अपनी बात को रखेगा और ये सीरीज 4 जून से इसी समय पर चालू होगी। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग इन 2 सीरीजों से भी ज़्यादा संख्या में अगली सीरीज के साथ जुड़ेंगे और ज़्यादा उम्मीद के साथ जुड़िए, क्योंकि वो जो सीरीज होगी वो इन दोनों सीरीजों से ज़्यादा महत्वपूर्ण सीरीज होगी और सार्थक सीरीज होगी। इसलिए 4 जून से 10 जून तक 12 बजे वाङ्मय पत्रिका के इसी पेज पर डॉक्टर फिरोज खान और विकास प्रकाशन के निर्देशन में के सहयोग से आप लोग 4 जून के लिए तैयार रहिए। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। और जो आपके सवाल हों, मैं बाद में आपको इसके जवाब दे दूंगा, वीडियो के माध्यम से, इसमें कमेंट के माध्यम से मैं आपको जवाब दे दूंगा। धन्यवाद साथियों।